तो आज जो हमें टॉपिक करना है वो है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये क्या होती है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज? तो जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब जब भी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट चेंज होगा तो हमें हमारी असेट्स और हमारी लायबिलिटीज दोनों को दोबारा से रीवैल्यू करना पड़ेगा कि आज उनकी वैल्यू, एक तरह से नई फर्म बन रही है या नहीं बन रही, बताओ, एक तरह से नई पार्टनरशिप फर्म बन रही है या नहीं बन रही, मतलब एक्सटर्नली नहीं बन रही लेकिन इंटरनली तो नई फर्म ही बन रही है। एक नया एग्रीमेंट तो नई शुरुआत, नई फर्म है या नहीं है? तो जैसे ही नई फर्म बन रही है तो क्या जो पुरानी असेट्स लायबिलिटीज है उनको उन्हीं वैल्यूज पर हम कैरी आउट करते रहे, उनको कैरी ऑन करते रहे? बताइए, क्या ये समझदारी है कि क्या हम उन्हें पुरानी चीजों को पुराने वैल्यूज पर ही लेकर के चलते रहे कंटिन्यूअसली? नहीं। तो क्या करा जाए, उनके लिए नई वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, उनको दोबारा से रीवैल्यू करना पड़ेगा। दोबारा से क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यू। रीवैल्यू कहने का मतलब क्या है? दोबारा से उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा, दोबारा से उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि आज के टाइम पे हमारी असेट्स और हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है। अब हो सकता है कि पहले हमारी असेट्स की वैल्यू ज्यादा रही हो और आज हमारी असेट्स की वैल्यू कम हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? यह भी हो सकता है कि हमारी असेट्स की वैल्यू पहले कम रही हो और आज ज्यादा हो जाए। या लायबिलिटीज का केस अगर ले तो लायबिलिटीज में भी ऐसा हो सकता है कि लायबिलिटीज की वैल्यू पहले कम रही हो और अब ज्यादा हो गई, या पहले ज्यादा रही हो अब कम हो जाए। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। देखो सीधी सी बात है, असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी, असेट्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, असेट्स की वैल्यू अगर कम होगी तो लॉस होगा, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी तो लॉस होगा और लायबिलिटीज की वैल्यू घटेगी तो प्रॉफिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा इस लॉस या प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाया जाता है? रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसको हम फर्म में कभी भी बना सकते हैं। कभी भी कहने का मतलब जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा तब, ठीक है? ऐसा नहीं है सिर्फ एक बार ही बनेगा लाइफ टाइम पे, नहीं, ये हम जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा पार्टनरशिप फर्म में हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसा अकाउंट होता है? नॉमिनल। तो बेटा इसके डेबिट में हम सारे लॉसेस को लिखेंगे और क्रेडिट में सारी प्रॉफिट्स को। अब लॉस होगा या प्रॉफिट होगा ये मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया? पक्का? चलें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है समझ में आया? क्या उनको रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस चीज की रिकॉर्डिंग करेंगे हम? असेट्स और लायबिलिटीज से होने वाले लॉसेज और प्रॉफिट्स की। असेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं करना। कई लोगों को गलत इंफॉर्मेशन है या कई लोग गलत बता देते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट असेट और लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है। नहीं, असेट और लायबिलिटीज के लिए नहीं बनाया जाता भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। असेट्स और लायबिलिटीज से होने वाले लॉसेज और प्रॉफिट्स के लिए हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। किसके लिए बनाना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट? असेट्स और लायबिलिटीज से होने वाले लॉसेज और प्रॉफिट्स के लिए। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? क्लियर है जी यहां तक? चलो बेटा सुनिएगा, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है, ठीक है? रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का है, ध्यान से देख लो। तो एक जो परफॉर्मा दिया हुआ है, सिंपल सा परफॉर्मा है जो मैंने अभी बताया है कि अकाउंट है तो दो साइड होंगी, टी फॉर्मेट में बनाया जाएगा, एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। क्लियर? तो बेटा डेबिट और क्रेडिट साइड है तो डेबिट में क्या चीज रिकॉर्ड करी जाएंगी? जिससे हमें लॉसेज होंगे। अब लॉस किस किस से हो सकता है? असेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है, असेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो लॉस होगा, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड। लायबिलिटीज की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो लॉस, तो कहां लिखा जाएगा? डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट्स को। प्रॉफिट कैसे होगा? असेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट होगा। लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होंगी, लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी तो प्रॉफिट होगा, तो कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड में। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? पक्का पक्का? तो फॉर्मेट याद करने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, इसके पीछे का रीजन समझ लेना है, ठीक है? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सिंपल सा तरीका है, आप देखिए असेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन जब करेंगे तो असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेक करना है। असेट की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। बस समझ में आया कि नहीं आया? इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखिएगा कि असेट और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं करना भाई अपने को। यहां पर असेट्स और लायबिलिटीज में जो चेंजेस हुए हैं और उन चेंजेस की वजह से जो लॉस या प्रॉफिट हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। समझ में आया या नहीं आया ये पॉइंट?
क्लियर है? चलिए जी बेटा देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 33, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं मानता हूं क्योंकि फुल फ्लैज क्वेश्चन है। एक देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड करता है। सबसे पहले कह रहा है बेटा ए बी सी 3 पार्टनर है। मालिक कौन कौन पार्टनर है? ए बी सी 3 पार्टनर है। प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 3:1 में। ये ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो? ओल्ड रेशियो। समझ में आया कि नहीं आया? इन्होंने कहा 31 मार्च 2017 को। कब? 31 मार्च 2017। उनकी बैलेंस शीट बताइए। अब बैलेंस शीट क्या बताइए? अच्छा ये जो बैलेंस शीट है ये इनकी पहले की बैलेंस शीट है या बाद की बैलेंस शीट है? पहले की बैलेंस शीट है। कब की बताइए? 31 मार्च 2017। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? देखो बेटा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में देखो क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में कैपिटल बता रहा है। क्या बता रहा है? कैपिटल। और कैपिटल भी 3 लोगों की बताई, ए बी और सी। 3 पार्टनर है, तीनों की कैपिटल बता दी। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? उसके बाद बेटा आपको बताया रिजर्व फंड। क्या बताया? सर रिजर्व सरप्लस के बारे में तो कल हमने सुना था। रिजर्व और सरप्लस के बारे में सुना था या नहीं सुना था? अच्छा रिजर्व और सरप्लस जैसे ही पॉइंट आएगा तो आपके दिमाग में 2 चीजें आ जानी चाहिए। क्या? कि आगे क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा ये बांटना चाहते हैं या नहीं बांटना चाहते। बांटना चाहते हैं तो ओल्ड रेशो में ट्रीटमेंट होगा, नहीं बांटना चाहते तो सैक्रिफाइस गेन में होगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? चलो इस तरीके से अगर आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और गलतियां नहीं होंगी। क्लियर? चलो जी उसके बाद दे रखा है बेटा क्रेडिटर्स। क्या दे रखा है? क्रेडिटर्स तो लायबिलिटीज होती हैं, ये पार्टनर में थोड़ी बटेंगे। ओके। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट। अच्छा फंड देखते ही हमारे मन में लालच आ जाता है। भाई हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी पढ़ा था, उसको भी हमने पार्टनर्स में बांटा था कि अगर कोई ऑब्लिगेशन ना हो तो फंड को बांट लिया जाता है। ये फंड जैसे ही आया तो ये भी देख करके हमें क्या लगेगा? पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं बांटना, ये नहीं बांटना बिल्कुल भी। ये लायबिलिटी है हमारी। क्या है ये हमारी? ये क्या लिखा हुआ है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। आपने सुना होगा लोग जब नौकरी वगैरह करते हैं तो उनका वहां पर पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है नहीं कटता? वो क्या होता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट है एक, ठीक है? और उस एक्ट के अनुसार ये एक बर्डन रखा गया है एम्प्लॉयर के ऊपर कि भैया तेरे यहां पर जितने लोग काम करने आते हैं ना, वर्कर्स, एम्प्लॉइज, उन एम्प्लॉइज का तू प्रोविडेंट फंड काटेगा और काट करके जमा कराएगा प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट में, पीएफ डिपार्टमेंट, ईपीएफ डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है? वहां पर जमा कराएगा, ठीक है? और जितना वो उनका तो काटेगा उतना ही एम्प्लॉयर की भी लायबिलिटी है, तू भी काट के जमा कराएगा। तो एम्प्लॉय का शेयर भी काटा, वो जमा कराया, और एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन किया, इसीलिए बोलते हैं पीएफ डबल हो जाता है। वो पीएफ डबल क्यों होता है? समझ में आया? एम्प्लॉय की सैलरी से काटा, वो जमा कराया, और एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब मालिक, जिसकी कंपनी है, जिसका बिजनेस है, जिसके अंडर वो काम कर रहे हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई कि भैया आप भी कंट्रीब्यूशन कराओ साहब, ठीक है? अच्छा ऐसा क्यों करा गया? मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो बता दिया जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों करा गया? बोलो, बाद में काम आएगा। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आज तुम्हारे खून में जान है, आज तुम्हारे अंदर 2 दाने हैं, है कि नहीं है? तो आज तुम कमा सकते हो, अच्छा खा पी सकते हो। अब ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है, इंसान की फितरत ऐसी है बेटा कि उसके हाथ में जो पैसा आया वो शौक मौज में उतार देता है और कल का समय वो देख नहीं पाता। तो वो आज जो कमाएगा वो आज ही खर्च कर देगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपका खून ठंडा होने लगेगा, जब आपके शरीर में बीमारियां लगनी चालू हो जाएंगी, अर्निंग सोर्स रहेगा नहीं, आप रिटायर हो जाएंगे। रिटायर हो जाएंगे तो फिर पैसा कहां से आएगा? दवाई गोली कहां से आएंगी? मेडिसिन कहां से आएंगी? आप कैसे जीवन अपना निर्वाह करेंगे? ठीक है? तो सरकार ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला इनके लिए कुछ ऐसी स्कीम बनाई जाए कि ये अपने आप से तो ये जमा करेंगे नहीं, ठीक है? इनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाया जाए, इनके ऊपर एक बर्डन डाला जाए कि हम काटेंगे, हम तुम्हारे वृद्ध अवस्था का ध्यान रखेंगे, ठीक है? तुम्हारी सैलरी से कुछ पार्ट काट करके हम जमा कर लेंगे तुम्हारा, ठीक है? और जब तुम रिटायर हो जाओगे तब हम तुम्हें उन पैसों को पेंशन के रूप में और कुछ एक लमसम अमाउंट देते रहेंगे, ताकि तुम्हारी दवाई गोली का खर्चा चलता रहे, तुम्हारे घर में बहन बेटी आए तो उसको तुम विदा भी दे पाओ, ठीक है? किसी बेटे या बेटी पर तुम डिपेंड ना रहो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? अच्छा, अब ये तो एम्प्लॉय की बात हुई। अब एम्प्लॉयर क्या? एम्प्लॉय खुशी मनाने लगा, हो बेटे चल मैं तो बच गया। सरकार ने कहा एम्प्लॉयर तू भी इधर आ, ये काम किसके लिए कर रहे हैं? जवानी भर तेरे लिए। तो इनके बुढ़ापे की
चिंता करना भी तेरा फर्ज बनता है। तेरे लिए जब ये पूरी जवानी दे रहे हैं तो इनकी वृद्धावस्था का ध्यान भी तू रखेगा, तो इनका तो पैसा कटेगा ही कटेगा, साथ में तू भी जमा करवाएगा भाई, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए एम्प्लॉयर का भी एक कंट्रीब्यूशन जाता है प्रोविडेंट फंड में। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये वाला पता है किसका है? ये पता है किसका है? ये एम्प्लॉयर वाला है। किसका है ये? एम्प्लॉयर ने काट करके, मतलब एम्प्लॉयर को जमा कराना है डिपार्टमेंट में। तो एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है या नहीं है ये? क्या एम्प्लॉयर ये पार्टनर बांट लेंगे इसको? नहीं। समझ में आया या नहीं आया? ये क्लियर है? तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बटेगा पार्टनर्स में, ये लायबिलिटी की तरह ट्रीट होगा जैसे क्रेडिटर वगैरह ट्रीट हो रहे हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद बेटा असेट साइड में फिक्स असेट दे रखी है और करंट असेट। समझ में आया नहीं आया? बैलेंस शीट क्लियर हो गई किस तरीके से? समझ में आ गया? चलो अब एडिशनल पॉइंट्स पे आ जाते हैं। एडिशनल पॉइंट्स क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो, एडिशनल पॉइंट्स क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है 1 अप्रैल 2017 को, फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 उन्होंने डिसाइड करा कि वो प्रॉफिट को बांटेंगे इक्वली। कैसे बांटेंगे बेटा? यानी इनका अब रेशो हो गया 1:1:1। पहले रेशो था इनका ओल्ड 3:1, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया 1:1:1। समझ में आया कि नहीं आया? रेशो चेंज हो रहा है, रेशो चेंज हो रहा है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कुछ ट्रीटमेंट हमें करने पड़ते हैं, सैक्रिफाइस गेन फाइंड आउट करना, गुडविल का ट्रीटमेंट करना, रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट करना और रिवैल्यूएशन करना असेट एंड लायबिलिटीज का। समझ में आ गया? चलो जी आगे देखते हैं। कह रहा है बेटा आपसे पहला पॉइंट कह रहा है कि जब हमने ये डिसाइड किया तो अब उस समय गुडविल है फर्म की। क्या है? गुडविल है फर्म की। कितने रुपए? 3 लाख रुपए। ये बैलेंस शीट से बाहर दे रखी है गुडविल, ये बैलेंस शीट से, इसको बोलते हैं नई गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? नई गुडविल हमेशा कौन से रेशो में बढ़ती है? सैक्रिफाइस और गेन में। पता है ये बात? तो करा है गुडविल का ट्रीटमेंट? करा है नहीं करा? अदरवाइज उसकी क्लास पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, गुडविल की। क्लियर? सुनो दोबारा, गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा 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 सैक्रिफाइस और गेन में होता है। ठीक है, कौन सी गुडविल का भाई साहब? नई वाली गुडविल का। तो सर कोई पुरानी गुडविल भी रही होगी, फिर जब आप नई गुडविल बोल रहे हैं तो पुरानी गुडविल भी हो सकती है। पुरानी गुडविल होती है बेटा, उसे बोलते हैं गुडविल एग्जिस्टेड या एग्जिस्टिंग गुडविल। वो हमें ज्यादातर बैलेंस शीट में मिलती है। कहां मिलती है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लियर? उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना समझ लो, नई गुडविल कैसे बटेगी? सैक्रिफाइस और गेन में। तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि मुझे सैक्रिफाइस और गेन तो निकालना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? चलो जी, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है बेटा फिक्स असेट विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स असेट की वैल्यू कम करनी है, ज्यादा करनी है? क्या करनी है? कम। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? कम करना, घटाना। तो फिक्स असेट की वैल्यू को क्या करना है बेटा? घटाना है। कितने परसेंट से? 10% से। ये हमें लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? फिक्स असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा? लॉस होगा। आगे देखो बेटा, एक्सपेंस ऑफ ₹3000 वर पेड बाय फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट सर्टिफाइड। ये कह रहा है कि भाई आपने ये फिक्स असेट की वैल्यूएशन किसी असेट वैल्यूअर से कराई होगी। असेट वैल्यूअर एक पर्सन होता है जो एक कोर्स को क्वालिफाई करता है असेट वैल्यूअर की, और उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि भाई अब आप सर्टिफाइड पर्सन है। जैसे एक जीएसटी सर्टिफाइड पर्सन होता है ना, जीएसटी का काम कर सकता है, टैक्स लॉज में प्रैक्टिस कर सकता है, वैसे असेट वैल्यूएशन करानी है तो उस पर्सन से, सर्टिफाइड पर्सन से करवाओगे। क्या आपकी जो वैल्यूएशन आपने कराई है इसका क्या प्रूफ है कि ये इसकी वैल्यू इतनी ही है? तो वो पर्सन उसको सर्टिफाई करता है कि हाँ मैं इस बात को कह रहा हूं, मेरे पास इसका अधिकार है, मैं इस बात को कह रहा हूं कि इसकी इस असेट की वैल्यू इतनी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसको भैया 3000 रुपए पे करने पड़ गए। कितने रुपए पे करने पड़ गए? 3000। चलो जी, कह रहा है बेटा कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट्स विल बी ओपन। ये क्या कह रहा है कि भाई जो अब जो पार्टनर है ना एबीसी, उनकी ना हमें नई कैपिटल बनानी है, और वो जो नई कैपिटल बनानी है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और कौन सा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? न्यू वाला। कौन सा वाला? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करनी है। अब देखेंगे अगर कम पड़ेगा तो उनसे मंगा लेंगे, ज्यादा होगा तो उन्हें वापस कर देंगे। क्लियर? और ये जो मंगाने और वापस करने का प्रोसीजर है ये कैश और बैंक से नहीं होगा, करंट अकाउंट से होगा। कहां से होगा ये? करंट। कह रहा बेटा आपसे कह रहा है कि जर्नल एंट्री कर दो और ट्रांजैक्शंस को बुक्स में शो कर दो। क्लियर? चलो जी, जर्नल एंट्री पे आ जाते हैं। अब सुनिएगा 1 by 1 एक एक करके जर्नल एंट्री समझते हैं, क्या होगी क्या नहीं होगी। सुनना बेटा ध्यान से। सबसे पहला काम मेरा यह है जर्नल एंट्री करने से पहले
कि मैं सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करूंगा। क्या फाइंड आउट करूंगा? सैक्रिफाइस और गेन। चलो जी यहां पर लिख लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो और फॉर्मूला लगा लेते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए जी ये समझ में आ गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, चलिए एक एक की बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? ए की। ए बी सी 3 पार्टनर थे ना, ए की बात कर रहे हैं साहब। ए का ओल्ड रेशियो 3:1, 3:1 ये रेशियो था ना ओल्ड, तो 3/6 हो जाएगा। और न्यू रेशियो 1:1 यही था ना, तो ये क्या आ जाएगा 1/3। समझ में आ गया क्या? फिर बी की बात करें तो ओल्ड रेशियो बेटा 2/6 माइनस 1/3, और अगर सी की बात करें तो 1/6 माइनस 1/3, यही तो आएगा। बोलो जी यहां तक समझ में आया या नहीं आया? बोलो, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकाल रहा हूं मैं? चलो जी एलसीएम निकालने हैं बेटा। इसका एलसीएम आएगा 6, आएगा कि नहीं आएगा? ये आ जाएगा 3 - 2। तो बेटा इसको पहले 3 रुपए मिलते थे, अब 2 रुपए मिलते हैं, तो 1/6 ये सैक्रिफाइस कर रहा है या नहीं कर रहा? बोलो हाँ जी, पहले इसको 3 रुपए मिलते थे, अब 2 रुपए मिलते हैं, तो क्या कर रहा है ये सैक्रिफाइस। कितना? 1/6। इसका एलसीएम आ जाएगा 6। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। चलो जी इसका 6 एलसीएम आया तो बेटा ये आ जाएगा 2 - 2। तो ना तो बेटा ये सैक्रिफाइस कर रहा और ना ही ये, छोड़ दो इसको। समझ में आ गया क्या? इसको पहले भी 2 रुपए मिल रहे थे मालिक, आज भी 2 रुपए मिल रहे हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा सुखी आदमी नहीं दुनिया में। चलो उसके बाद सी की बात करें तो 6 एलसीएम आएगा, यहां आ जाएगा बेटा 1 - 2। पहले इसको 1 रुपए मिल रहा था, अब 2 रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब इसको 1/6 क्या कर रहा है ये गेन कर रहा है, नहीं कर रहा? बोलो यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। सैक्रिफाइस और गेन कैसे मैंने कैलकुलेट किया? क्लियर? अच्छा जी आपको पता है बेटा कि गुडविल में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो सैक्रिफाइस गेन में ट्रीटमेंट होता है, तो जो गेन करता है वो पे करेगा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो यहां गेन कौन कर रहा है? सी पे करेगा किसको? ए को। सी पे करेगा, क्या पे करेगा? गुडविल में हिस्सा। गुडविल में अब गुडविल में हिस्सा निकाला जाएगा भाई मालिक। तो अगर मैं पहले जर्नल एंट्री बना लूं तो ज्यादा इजी हो जाएगा। चलो जी जर्नल एंट्री बना लेते हैं। जर्नल एंट्री सुनिएगा। तो बेटा आप क्या कह रहे थे मेरे से कि सी जो है पे करेगा और ए को मिलेगा, तो सी डेबिट होगा या नहीं होगा? सी पे करेगा तो सी डेबिट, ए को मिलेगा तो ए क्रेडिट होगा। तो आप एंट्री करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू एज कैपिटल अकाउंट। बी की बात क्यों नहीं कर रहे भाई इसमें? ना बी सैक्रिफाइस कर रहा ना बी गेन कर रहा, क्यों करे इसकी एंट्री? हटाओ। समझ में आया कि नहीं आया भाई? पहली एंट्री क्लियर है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलिए बेटा अब अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो अमाउंट हमें पता चलेगा गुडविल से। गुडविल का अमाउंट कितना था? गुडविल का अमाउंट था साहब 3 लाख रुपए। कितना था? तो 3 लाख। अच्छा क्या ये 3 लाख से एंट्री हो जाएगी? नहीं सर, आपने तो कल बताया था जब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा रहे थे लास्ट क्लास में कि भाई जितना सैक्रिफाइस और गेन कर रहे हैं सिर्फ उतना होगा। तो 3 लाख में ए को कितना मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ 1/6। कितना मिलेगा? और सी कितना पे करेगा? 1/6। जितना गेन कर रहा है जितना सैक्रिफाइस, इससे ज्यादा नहीं। तो बेटा आ जाएगा 50,000। बताओ जी ये समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है पहली एंट्री? पक्का पक्का? कोई दिक्कत? चलो जी गुडविल का ट्रीटमेंट समझ में आ गया मालिक। ठीक है चलो जी अब बैलेंस शीट पे एक बार दोबारा आ जाएं। बैलेंस शीट में एक बार से ध्यान से देखें, ऐसी कोई चीज जो पार्टनर्स में बंटने वाली हो, कोई रिजर्व प्रॉफिट कुछ है? ऐसा रिजर्व फंड है, रिजर्व फंड है, पार्टनर में बटेगा क्या? पूरे क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा गया कि नहीं बांटना चाहते? तो क्या माना जाएगा? बांटना चाहते। और बांटना चाहते तो किस रेशो में ट्रीटमेंट होगा? ओल्ड रेशो में। अच्छा जब रिजर्व को पार्टनर बांटेंगे तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे। कौन से पार्टनर? ए बी सी ओल्ड रेशो में। चलो मालिक ये लो इसकी भी एंट्री लिखो फटाफट से। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट
और 2 सी इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट की बात कर लेते हैं। सर रिजर्व फंड का जो बैलेंस था वो था बेटा आपके पास 18,000। कितना था मालिक? इस 18,000 को किस रेशो में बांटना है? 3:1 में। तो 18,000 को 3:1 में बांटेंगे तो आएगा बेटा 9,000, 6,000 और 3,000। बताओ जी, ये समझ में आई एंट्री या नहीं आई? क्लियर है? समझ में आ गया क्या? ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री हो गई, ये हमारी दूसरी एंट्री। मैं नंबर इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ताकि अगर मुझे बताना पड़े तो मैं बता दूं पहली एंट्री ये करिए, दूसरी एंट्री ये करिए। ठीक है, क्लियर है या नहीं है बेटा? यहां तक कोई डाउट है 2 एंट्रीज में? कोई दिक्कत नहीं? चलो जी, अब आगे की बात कर ले। बेटा हमने एक चीज देखी थी कि फिक्स असेट की वैल्यू कम हो रही थी। दोबारा आ जाओ, बैलेंस शीट में से और कोई चीज बटने वाली है क्या? है कुछ बटने वाली? नहीं है। चलो जी, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, डन। फिक्स असेट की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? अच्छा, फिक्स असेट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है। मैंने क्या बोला था? असेट की वैल्यू में चेंज आएगा या लायबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आएगा तो उस चेंज की वजह से लॉस या प्रॉफिट होगा, उसको किस अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। किस में करा जाएगा? अभी तो बताया था, फिर भूल गए। दोबारा सुनो, असेट की वैल्यू या लायबिलिटीज की वैल्यूज में अगर चेंज आता है, उस चेंज की वजह से फर्म को लॉस या प्रॉफिट होगा, तो उस लॉस या प्रॉफिट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो तो मुझे बताओ, फिक्स असेट की वैल्यू कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। फिक्स असेट की वैल्यू कम होगी तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। तो यहां आपको जर्नल एंट्री करने में कोई दिक्कत है क्या? अब आपको पता तो चलिए रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डेबिट। क्या हो रहा है? तो एंट्री लिख लो बेटा तीसरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। चलो जी, ये बताइए जी, समझ में आई एंट्री या नहीं आई? कई लोगों को पता है क्या, पोस्टिंग तो वो कर देते हैं, लेजर बना लेते हैं, जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं सर हम पोस्टिंग कर लेंगे, मतलब लेजर्स बना देंगे सीधा पूरा अकाउंट, लेकिन जर्नल एंट्री नहीं। भाई जर्नल एंट्री बनाने में क्या दिक्कत है? जो आप पोस्टिंग करते हैं, जैसे पोस्टिंग करते हैं उसके पीछे कुछ तो आप दिमाग लगाते होंगे कि रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है, बस उसी को मैंने जर्नल एंट्री में लिख दिया। जैसे अभी पूछा था थोड़ी देर पहले, वही लिख दिया मैंने। रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते, क्रेडिट में लिखते, आपने बोला डेबिट में लिखेंगे जी, तो रिवैल्यूएशन को मैंने डेबिट कर दिया। आप बोलते रिवैल्यूएशन को क्रेडिट में लिखेंगे तो मैं रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देता। समझ में आया? क्लियर है? अब अमाउंट की बात पे आ जाओ। सर क्या यहां पर फिक्स असेट का अमाउंट डाल दूं? क्या यहां पर फिक्स असेट का अमाउंट डाल दूं? फिक्स असेट का अमाउंट था भाई मेरे पास 1.5 लाख, तो क्या 1.5 लाख डाल दूं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें तो लॉस प्रॉफिट लिखना होता है रिवैल्यूएशन में। मैंने बार बार बोला, असेट लायबिलिटीज को रिकॉर्ड नहीं करते। किसको रिकॉर्ड करते हैं? उनमें जो चेंजेस हुए हैं उनके लॉसेज या प्रॉफिट को। पक्का? तो बेटा ये 1.5 लाख की वैल्यू नहीं आएगी यहां पर इस एंट्री में, तीसरे नंबर की एंट्री में। हमें लॉस या प्रॉफिट देखना, ठीक है? अब लॉस या प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? तो मालिक किसने कहा था फिक्स असेट की वैल्यू को 10% से कम करना है, तो 10% कितना होता है फिक्स असेट का? फिक्स असेट 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 10% 15,000, तो लॉस कितना हो रहा है मालिक? 15,000। तो ये एंट्री कितने से बनेगी? 15,000 से। कितने से बनेगी? बताओ समझ में आया या नहीं आया? बोलो, क्लियर है या नहीं है? इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए। कोई दिक्कत? आपको याद है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि अब भाई सरकार कैसे मान ले, डिपार्टमेंट कैसे मान ले कि तुमने ये जो वैल्यू बताई है असेट की ये सही बताई है? तो हमने कहा मालिक हमने ये वैल्यू नहीं लगाई, हमने तो एक पर्सन को, एक राजदूत को बुलाया था। अब सरकार के डिपार्टमेंट कह रही है हम कैसे मान ले तुम्हारी बात? तो हमने कहा भाई हमने एक असेट वैल्यूअर को बुलाया था, असेट वैल्यूअर को बुलाया था तो उसने हमसे फीस भी ली थी या नहीं ली थी? तो ये हमारा खर्चा है या नहीं है? तो क्या उस खर्चे को रिकॉर्ड ना करें? और हमने उसको फीस पे करी थी बहुत मोटी, 3,000 रुपये करी थी या नहीं करी थी? 3,000 रुपये का हमने खर्चा किया। किस चीज पर खर्चा किया है बेटा? ये असेट की वैल्यूएशन कराने के लिए, असेट के रिवैल्यूएशन कराने के लिए। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन से रिलेटेड ही खर्चा है या नहीं है? तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड खर्चा है तो लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन के कौन से डेबिट साइड में लिखते, क्रेडिट साइड में लिखते? पक्का? तो बेटा मैं एंट्री में क्या लिखूंगा? 4th नंबर की एंट्री सुन लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा मैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट
डेबिट, एक सेकेंड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और 2 पेमेंट कर दी बेटा आपने, तो 2 बैंक अकाउंट, पैसा गया आपकी जेब से कितने रुपए, 3000 और 3000। बताओ मालिक ये समझ में आया है नहीं आया? 4th नंबर की एंट्री क्लियर है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, खर्चा था आपने पे कर दिया। किसके लिए खर्चा किया आपने? असेट की वैल्यूएशन कराने के लिए, यानी ये रीवैल्यूएशन से रिलेटेड ही खर्चा है। खर्चा है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर? 5th नंबर की एंट्री, 5th नंबर की एंट्री सुनिए जी, 5th नंबर की एंट्री। अब तो भाई अगर क्वेश्चन पे एक बार जाया जाए तो रिजर्व फंड था बढ़ चुका, एम्प्लॉय पर प्रोविडेंट फंड बांटना है नहीं, फिक्स असेट का ट्रीटमेंट हो गया है, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया, एक्सपेंस का ट्रीटमेंट हो गया। लास्ट पॉइंट इसने बोला था कि भाई कैपिटल को एडजस्ट कर दो, कैपिटल को। तो पहले मालिक कैपिटल को एडजस्ट कर दें, पहले उनकी कैपिटल तो निकाल लें, नई कैपिटल बनेगी कितनी, तभी तो पता चलेगा कैपिटल को एडजस्ट कैसे करना है या नहीं है। अच्छा, कैपिटल को एडजस्ट करने से पहले अगर आप ध्यान से देखें तो फर्म को रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद ये तो पता करना पड़ेगा कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने नहीं बनाया, तो जनरल एंट्री तो करिए ना, तो यहां से भी तो हमें लॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो यहां से लॉस प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। चलो जी ध्यान से सुनिएगा बेटा, रीवैल्यूएशन से लॉस प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर जो फर्स्ट करी है, क्या उसमें मैंने कहीं भी रीवैल्यूएशन का जिक्र किया है? तो क्या यहां पर लॉस प्रॉफिट हुआ? नहीं हुआ, हटा दो। एंट्री नंबर 2, तो एंट्री नंबर 2 में क्या मैंने रीवैल्यूएशन का कहीं जिक्र किया है? नहीं किया। तो क्या यहां पर रीवैल्यूएशन से लॉस प्रॉफिट की बात करूं? नहीं। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 में रीवैल्यूएशन का जिक्र है? यस सर है, और वो भी रीवैल्यूएशन क्या है? डेबिट। तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? लॉस। तो लॉस कितना हो गया? 15000। हुआ क्या नहीं हुआ? एंट्री नंबर 4 में रीवैल्यूएशन क्या है? डेबिट। तो कुल मिलाकर के रीवैल्यूएशन से अगर मैं लॉस की बात करूं तो 18000 हुआ या नहीं हुआ? ये समझ में आ गया कि नहीं आया? रीवैल्यूएशन से लॉस कितना आ रहा है तुम लोगों को? इस लॉस को बांटेगा कौन? पार्टनर्स। कौन बांटेगा? कौन से पार्टनर्स? ए, बी और सी। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? जब तक ना कहा जाए तब तक किस में बांटोगे? ओल्ड रेशो। अगर ये कह देते कि ये नहीं बांटना चाहते इसको भी या दिखाना नहीं चाहते तो सैक्रिफाइस और गेन में। चलिए जी, तो आप कहेंगे जी कि भाई जब अगर ये, अब आप कहेंगे कि लॉस को अगर पार्टनर बांटते हैं, लॉस को अगर पार्टनर, तो पार्टनर को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? क्या होगा? पक्का पक्का लॉस होगा। लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट होंगे क्रेडिट होंगे? डेबिट होंगे। तो पार्टनर्स को डेबिट कर लो। सुनिएगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन को क्रेडिट क्यों किया मैंने? क्योंकि रीवैल्यूएशन का लॉस बांट लिया तो लॉस खत्म हो गया हमारा। ठीक है, रीवैल्यूएशन से लॉस कितना हो रहा था बेटा? 18। इस 18000 को किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या था? 3:1। तो ये आ जाएगा बेटा 9000, 6000 और बताइए जी, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आसान था। ठीक है जी, ठीक है, आगे करें। अब इसने एक और पॉइंट बोला था कि इनकी कैपिटल एडजस्ट कर दो, और वो भी न्यू रेशो में एडजस्ट कर दो, और अगर कम पड़े या ज़्यादा पड़े तो उसका ट्रीटमेंट करंट अकाउंट से करना। चलो जी, अब एंट्री के लिए मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूँ, और थोड़ा सा वर्किंग नोट के लिए मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं वर्किंग नोट आप लोगों के लिए थोड़ा सा बना देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ए, बी, सी तीनों की मुझे कैपिटल बताओ एडजस्टेड वाली, यानी इन ट्रीटमेंट के बाद, इन ट्रीटमेंट के, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। क्या बोलते हैं इनको? तो अगर मैं आपसे एडजस्टेड कैपिटल पूछूं, एडजस्टेड कैपिटल्स, और वो भी तीनों पार्टनर्स की, तीनों पार्टनर्स की, ठीक है, तो कैसे निकालोगे? अच्छा, एडजस्टेड कैपिटल कहने का मतलब समझ में आ गया? आफ्टर एडजस्टमेंट, जो भी हमने एंट्रीज वगैरह की हैं, जो भी ट्रीटमेंट करें, उनका इफेक्ट दिखाने के बाद ए, बी, सी तीनों की कैपिटल क्या क्या आएगी। तो देखो बेटा, पहले मैं बात कर ले तो ए की, बी की और सी की। तो आप कहेंगे सर ए की कैपिटल पहले कितनी थी? ए की कैपिटल
पहले की। तो बैलेंस शीट पे जाते हैं सर, वहां पता चलेगी ए की कैपिटल कितनी थी। ए की कैपिटल थी मालिक 50,000, कितनी थी, बी की कैपिटल थी 40,000 और सी की 30,000। तो पहले तो यही कैपिटल थी इनकी, तो यही कैपिटल लिख लेता हूं, ये लो। इसकी कैपिटल थी 50,000, इसकी कैपिटल थी 40,000 और इसकी कैपिटल थी बेटा 30,000। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। फिर उसके बाद अब एंट्रीज पे आ जाओ। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 में अगर आप देखो, एंट्री नंबर 1 में अगर आप देखो तो सी की कैपिटल को डेबिट किया गया है और ए की कैपिटल को क्रेडिट किया गया। इसका मतलब क्या है, सी की कैपिटल को घटाया गया है और ए की कैपिटल को बढ़ाया गया है। तो सी की कैपिटल में घटा देते हैं, ए की कैपिटल में प्लस कर देते हैं, है या नहीं है। कितने रुपए, 50,000। तो बेटा सी की कैपिटल में मुझे घटाने हैं, सी की कैपिटल में मुझे 50,000 और ए की कैपिटल में मुझे प्लस करने हैं 50,000। यही तो मतलब हुआ इसका या नहीं हुआ, बोलो। नहीं आया समझ में। चीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी की कैपिटल कम हुई है, ए की कैपिटल क्रेडिट हुई है तो ए की कैपिटल बढ़ी है, तो ए में प्लस कर दिया और सी में माइनस। बी में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, पहली एंट्री में बी का जिक्र ही नहीं था। एंट्री नंबर 2 पे आ जाओ। एंट्री नंबर 2 में अगर देखो तो ए बी सी तीनों की कैपिटल को क्रेडिट किया गया है। ए बी सी तीनों की कैपिटल को अमाउंट पता है 9,000, 6,000 और 3,000, क्योंकि रिजर्व फंड बटाता तो उन्हें मिला था ना, तो इनकी कैपिटल में प्लस करते हैं 9,000, 6,000 और 3,000। तो इसके में प्लस कर दो बेटा 9,000, इसके में प्लस कर दिया 6,000 और इसके में प्लस कर दिया बेटा 3,000। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 में कहीं भी पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड कोई चीज दिखाई दे रही है, नहीं है। एंट्री नंबर 4 में नहीं है। एंट्री नंबर 5 में यस सर, ए बी सी तीनों ही क्या हुए हैं, डेबिट, और उनके कैपिटल अकाउंट क्या करें हमने, डेबिट। तो उनकी कैपिटल को क्या करा हमने, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करा, तो क्या हुआ, तो लॉस, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम। कितना, 9,000, 6,000 और 3,000। तो तीनों के में माइनस कर देते हैं। यहां से 9,000 माइनस हुआ, यहां से 6,000 माइनस हुआ और यहां से 3,000 माइनस। समझ में आया कि नहीं आया। फाइनली वी विल गेट द बैलेंस ऑफ एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ 3 पार्टनर्स। कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1 लाख रुपए, इसका आ जाएगा बेटा 40,000 और इसका आ जाएगा बेटा 20,000 नेगेटिव, 20,000 नेगेटिव। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। प्लस करके देखो ना, 50,000 माइनस के हैं, करके देखो, ठीक है, समझ में आ गया ये। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा टोटल कैपिटल फर्म की, टोटल कैपिटल अगर फर्म की पूछूं तो 1,20,000 आएगी। अब इसमें किसी को जादू तो नहीं लग रहा कि 1,20,000 कैसे आ गई। 1,40,000 पॉजिटिव, 20,000 माइनस का है, तो 1,20,000 पॉजिटिव ही आएगी। ये टोटल कैपिटल आ गई। ये क्या आ गई मेरी, ये जो टोटल कैपिटल आई है, ये जो टोटल कैपिटल आई है फर्म की, ये अब उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। ये उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए भाई साहब। अब जो हमें रखनी है ना, ये 1,20,000 रुपए कैपिटल रखनी है फर्म में, और तीनों की क्या रखनी है हमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, यानी अब इन तीनों की कैपिटल इक्वल होनी चाहिए इस 1,20,000 के हिसाब से। टोटल कैपिटल 1,20,000 से ज्यादा नहीं होगी मालिक फर्म में, और ये 1,20,000 रुपए तीनों की होनी चाहिए, और वो भी बराबर होनी चाहिए, 1/3 1/3 1/3। समझ में आया क्या पॉइंट था, क्लियर है। चलो, तो मैं आपसे यहां पर अब ये कहूंगा कि आप लोग न्यू कैपिटल या फिर जो उनकी कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल शुड बी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कहेंगे न्यू कैपिटल, सिंपल है। 1,20,000 को अगर 1/3 1/3 1/3 में बांटेंगे तो 40,000 आएगा कि नहीं आएगा। तो 1,40,000 सॉरी 1,20,000, 1,20,000 रुपए को आपने क्या करा, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ए बी और सी, और तीनों की आपको पता है 40,000 होनी चाहिए, इससे ज्यादा कैपिटल नहीं होनी चाहिए। बोलो समझ में आया या नहीं आया ये पॉइंट। ये कैपिटल इनकी होनी चाहिए, है कितनी वो हम देख ही रहे हैं सामने हमारे, ठीक है। एडजस्टेड कैपिटल है कितनी वो आपके पास है, और होनी कितनी चाहिए ये आपको पता चल गया। तो अब एक एक करके पॉइंट पे आते हैं। पहले बात करते हैं ए की। ए की कैपिटल होनी चाहिए मालिक 40,000, कितनी होनी चाहिए रे, और है कितनी, 1 लाख, है कितनी, दोबारा ए की कैपिटल होनी चाहिए 40,000,
इससे ज्यादा नहीं रखनी हमें फर्म में, 40,000 रखनी है, इससे ज्यादा नहीं रखनी। और है कितनी उसकी फर्म में? 1 लाख। एडजस्टमेंट के बाद भी उसकी कैपिटल कितनी आ रही है? 1 लाख। तो क्यों रखे हम 1 लाख? हम तो नहीं रखते भाई, हम तो 40,000 रखेंगे। तो मालिक उसको वापस करना है, उससे मंगाना है, उसको वापस करना है ना, पक्का पक्का। तो उसकी कैपिटल को कम करना है, ज्यादा करना है? कम करना है ना। तो कैपिटल को कम करना है तो बेटा कैपिटल को क्रेडिट करूंगा या डेबिट करूंगा? क्या करूंगा? डेबिट, पक्का पक्का। चलो तो एंट्री नंबर 6 आप कहेंगे ए की कैपिटल को हम कम कर रहे हैं, ए की कैपिटल को हम, तो एंट्री क्या हो जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, अगर ये कैश और बैंक के हिसाब से बोलता तो कैश और बैंक का लिखता मैं। अब इसने क्या बोला था? करंट अकाउंट के माध्यम से, तो करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एज करंट अकाउंट, सॉरी ये मैंने करंट अकाउंट लिख दिया, यहां पर आएगा टू एज करंट अकाउंट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और कितना वापस कर रहे हैं बेटा? 60,000। 1 लाख इसकी थी, हमें रखनी 40,000 है, इससे ज्यादा हम नहीं रखेंगे, तो 60,000 रुपए इसके हमने वापस कर दिया। और किसके माध्यम से वापस करें? करंट अकाउंट के माध्यम से। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्का? इसमें कोई दिक्कत है बताओ? पक्का? बी की बात कर ले बेटा, चलो बी की बात कर लेते हैं हम। बी की कैपिटल होनी चाहिए 40,000, होनी कितनी चाहिए? और है कितनी? भाई इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना इससे मंगाना है और ना ही इसको वापस करना है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, हो गया। सी की बात कर लो। सी की कैपिटल होनी चाहिए 40,000, कितनी होनी चाहिए रे? और है कितनी? 20,000 नेगेटिव। क्या करें इससे? मंगाएंगे, इससे मंगाएंगे दोबारा। 40,000 होनी चाहिए कैपिटल पॉजिटिव, और है क्या इसकी? नेगेटिव 20,000 है, तो इससे मंगाया जाएगा कि इसको वापस करा जाएगा? मंगाया जाएगा। कितने रुपए मंगाए जाएंगे? 60,000। पहले तो तू 20,000 जो तेरे नेगेटिव वाले ना उनकी भरपाई कर, ठीक है? फिर बाद के तेरे 40,000 पॉजिटिव वाले बचेंगे। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं मैं? नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो बेटा कितना मंगाएंगे इससे टोटल? 60,000। समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा, अगर इससे मंगाया जाएगा तो इसकी कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है? बोलो। बढ़ रही है। कैपिटल बढ़ रही है तो कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और किसके माध्यम से मंगाना है? करंट अकाउंट के माध्यम से। तो करंट अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो एंट्री लिख लो बेटा, अगली लास्ट वाली एंट्री 7th, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब कितना मंगाया हम लोगों ने इससे? ये आपका क्वेश्चन हो गया डन डनाडन डन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए जी। कोई डाउट नहीं है? इजी था जो मैंने करवाया, ये इसमें यही था। सुनो बेटा, कह रहा है भाई साहब शंकर, बबीता और विशाल 3 पार्टनर है, 5-4-2 में बांटते हैं। किस रेशो में बांटते हैं? 5-4-2 में। शंकर, बबीता और विशाल 3 पार्टनर है, 5-4-2 में बांटते हैं। क्लियर? इन्होंने कहा 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो बांटेंगे भाई 4-3-2 में। कैसे बांटेंगे? रेशो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? ओल्ड रेशो क्या था बेटा? 5-4-2। न्यू रेशो क्या है? समझ में आ गया? 2 चीजें क्लियर हो गई। आगे कह रहा है कि इस डेट पर भाई साहब जनरल रिजर्व है इनके पास 34,900 रुपए। जनरल रिजर्व कितना है? और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज वाज ₹5,200। कैलकुलेट करके दे दिया, हमें रीवैल्यूएशन नहीं बनाना। रीवैल्यूएशन इन्होंने बना करके फाइनल आंसर आपको बता दिया कि भाई लॉस हो रहा है रीवैल्यूएशन में कितने रुपए? 5200 का। 2 चीजें गिवन है, एक जनरल रिजर्व गिवन है, एक लॉस ऑन रीवैल्यूएशन गिवन है। समझ में आ गया? आगे क्या कह रहा है? It was decided that adjustment should be made without altering the figures of assets and liabilities in the balance sheet. इन्होंने कहा कि भैया हम ये चाहते हैं कि हम इन चीजों को चेंज नहीं करना चाहते। चेंज नहीं करना चाहते कहने का मतलब क्या है? चेंज नहीं करना चाहते तो क्या मतलब है इसका? अरे यार, चेंज नहीं करना चाहते तो नहीं बांटना चाहते ना, यही मतलब है ना। नहीं बांटना चाहते तो किस रेशो में ट्रीटमेंट होगा? सैक्रिफाइस और दोबारा से। इन्होंने कहा कि हम ये चेंज नहीं करना चाहते, यानी बांटना नहीं चाहते। अगर बांटना नहीं चाहते तो किस रेशो में ट्रीटमेंट होगा? जनरल रिजर्व का भी और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? तो बेटा बस मुझे क्या करना है?
सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। क्या निकालना है? तो पहले मैं निकाल लेता हूं सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस कौन कौन पार्टनर थे? शंकर, बबीता और विशाल। शंकर, बबीता, विशाल। चलो जी, शंकर की बात करते हैं बेटा। शंकर का अगर ओल्ड रेशो में पूछूं तो 542 था ना, तो 5 4 9 और 2 11, 5/11 आ जाएगा। माइनस न्यू रेशो 432 था, तो 432 आ जाएगा बेटा 4/9। ये समझ में आया कि नहीं आया? बबीता की बात करें तो 4/11 और माइनस 3/9। विशाल की बात करें तो आ जाएगा, कितना आएगा रे? 2/11 माइनस 1/9, यही आएगा। नहीं, 2/9, 432 था ना, 2/9। क्लियर है या नहीं है? चलिए जी, अब इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा। एलसीएम आएगा 99। कितना आएगा? 99, क्योंकि अब कोई भी लोअर नहीं है। ठीक है, तो 99 एलसीएम आ गया बेटा। फाइनली सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 45 माइनस 44। तो पहले इसको 45 रुपए मिलते थे, अब 44 रुपए मिलते हैं। तो ये 1/99 क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, नहीं कर रहा? इसकी बात करें तो 99 ये एलसीएम आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये आ जाएगा कितना? 36 माइनस 33, यानी कि पहले से 36 रुपए मिलते थे, अब 33 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब 3/99 ये भी क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है या नहीं है? अगर इसकी बात करें तो ये 99 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 माइनस 22। पहले इसको 18 रुपए मिलते थे, अब 22 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब 4/99 क्या कर रहा है? ये गेन। और आपको पता है कि जब भी पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि वो बांटना नहीं चाहते हैं या ऑल्टर नहीं करना चाहते चीजों को, बैलेंस शीट को, तो ट्रीटमेंट होता है सैक्रिफाइस और गेन में। होता है कि नहीं होता? चलो, सैक्रिफाइस और गेन तो निकाल लिया। दो चीजें हैं हमारे पास जो हमें बांटनी है, और वो क्या क्या है? एक तो है बेटा हमारे पास लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्या है हमारे पास? रीवैल्यूएशन, और वो है 5200 रुपए। है या नहीं है? एक है हमारे पास जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व का अमाउंट था 35,900। है कि नहीं है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं तो फाइनली बैलेंस कितना है? अच्छा, ये लॉस ऑन रीवैल्यूएशन की बात करो तो नेगेटिव हुआ ना, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन यानी नेगेटिव हुआ ना, तो फाइनली आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 29,700। 29,000। ये क्लियर हो गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, ये 29,700 को हमें किस रेशो में बांटना है? सैक्रिफाइस और गेन में। अब सैक्रिफाइस और गेन में कैसे बांटेंगे भाई? तो जो गेन करेगा वो डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइस करेगा वो क्रेडिट। तो कौन डेबिट हो रहा है बेटा, बताओ? विशाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट कौन होगा? शंकर और बबीता। टू शंकर्स कैपिटल अकाउंट और टू बबीतास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तो आप लोगों को पता है, जो जितना सैक्रिफाइस, जो जितना गेन करेगा बस उतना आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर मैं अमाउंट की बात पूछूं तो विशाल के कैपिटल अकाउंट के सामने कितना लिखेंगे? 29,700 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 99, यही तो आएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 1200 रुपए। क्लियर? शंकर की बात करें तो 29,700 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 99, तो ये आ जाएगा 300 रुपए, और इसका आ जाएगा 900 रुपए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया भाई? कोई डाउट है क्या इसमें? आसान था, बस मैंने क्या करा, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन और जनरल रिजर्व दोनों को ऐड कर लिया। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन हमारा नेगेटिव था, तो इसलिए हमारा पॉजिटिव बैलेंस जो आएगा वो आएगा 29,700। उसका ट्रीटमेंट करा जाएगा सैक्रिफाइस गेन में। गेन वाला डेबिट होगा, सैक्रिफाइस वाला क्रेडिट होगा, और उतने से होगा जो जितना सैक्रिफाइस और गेन कर रहा है। क्लियर? क्लियर है? यहां तक हो जाएंगे अब क्वेश्चन? चलिए जी।